बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश हिस्ट्री पे बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे। हमारा जो सबसे पहला एज शुरू होता है, जो एरा शुरू होता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 टू 1050। इस ड्यूरेशन में ये 450 से लेकर 1050 के दरमियान ये एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन एरा और ओल्ड इंग्लिश पीरियड और ओल्ड इंग्लिश एरा जो था ये जिंदा रहा, ये मतलब जारी रहा। इसके बाद एक दूसरा फिर एज शुरू हो जाता है जो एंग्लो नॉर्मन कहलाया जाता है शॉर्टली। ये जो एंग्लो सैक्सन है ये बुनियादी तौर पर थे कौन? ये बुनियादी तौर पर नॉर्थ सी के किनारे पर, बॉर्डर्स ऑफ द नॉर्थ सी पर रहने वाले नॉर्थ सी पर रहने वाले थे। ठीक है, कौन थे ये? आमतौर पर मतलब नॉर्थ सी के बॉर्डर्स पर रहने वाले थे, बारबेरियंस थे। कौन थे? बारबेरियंस थे, ट्यूटोनिक थे। कौन थे? ट्यूटोनिक थे। ठीक है, अब ये जो ट्यूटोनिक इंसिस्टर्स ऑफ इंग्लिश है, इसमें 3 ट्राइब्स शामिल थे। कौन कौन से ट्राइब्स शामिल थे? 3 ट्राइब्स थे इसमें। कौन कौन से ट्राइब्स थे? उनमें सबसे पहला जो था वो कौन थे? वो जूट्स थे। ठीक है, सेकेंडली उसमें कौन थे? एंगल्स थे। थर्ड उसमें कौन थे? सैक्सन थे। ये ट्यूटोनिक ट्राइब्स जो थे इसमें 3 ट्राइब्स शामिल थे। ये तीनों ट्राइब्स जो थे ये नॉर्थ सी के बॉर्डर्स पर रहते थे। उनमें कौन कौन से थे? जूट्स थे, एंगल्स थे और सैक्सन थे। ठीक है, ये तीनों ट्राइब्स जो थे इन्होंने क्या इन्होंने तकरीबन 5th सेंचुरी के लास्ट मींस के लेटर हाफ 5th सेंचुरी जो थी इसमें उन्होंने ब्रिटेन को कॉन्कर किया। किस चीज को कॉन्कर किया? ब्रिटेन को इन्होंने कॉन्कर किया। मींस के 450-449 के इर्द गिर्द में 449 और 450 एडी के इर्द गिर्द उन्होंने क्या उन्होंने ब्रिटेन का जो नॉर्दर्न एरिया था उसको उन्होंने कॉन्कर किया। ठीक है, इसके बाद ये हिस्टोरियंस जो हैं ज़्यादातर कहते हैं कि सबसे पहले जो लोग ब्रिटेन के उस पर बॉर्डर्स पर आ गए, ब्रिटेन के जो बॉर्डर्स थे, ब्रिटेन का जो इलाका था वहां पर आ गए, वो कौन थे? वो यही जूट्स थे। कौन थे? जूट्स थे। जूट्स के जो चीफ्स थे अंडर द चीफ्स ऑफ हेंगिस्ट एंड होर्सा। ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये जूट्स तकरीबन 449 कब 449 एडी में कहाँ से आ गए? अपने नॉर्थ सी के बॉर्डर से निकले, कहाँ पर आ गए? ब्रिटेन के बॉर्डर पर। उस वक्त इनके जो सरदार थे, इनके जो चीफ थे वो कौन थे? वो हेंगिस्ट और होर्सा थे। इनके अंडर सुपरविजन, इनके अंडर कमांड इन्होंने क्या ब्रिटेन का जो नॉर्दर्न एरियाज था उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको उन्होंने क्या कॉन्कर किया और यहाँ पर वो रहने लग गए। ठीक है, इसके बाद इनके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो जूट्स थे, एंगल्स थे, इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं कि ये इन लोगों की ज़िंदगी जो थी वो कैसी थी। उसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है
कि ये लोग जो थे दे वर हार्डी वॉरियर्स एंड सी रोवर्स। सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही सख्त खूं किस्म के जंगजू थे, जालिम किस्म के जंगजू थे। मतलब कि जंग जो था, जंग जदल इनको पसंद होती थी। ये क्या करते थे, जंग जदल को दावत देते थे। और उसके बाद ये क्या थे, सी रोवर्स थे। समंदर में क्या करते थे, समंदर में सफ़र करते थे, समंदर में घूमते फिरते थे, समंदर को एक्सप्लोर करते थे। समंदर में क्या करते थे, समंदर से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। दूसरी बात, ऐसे नहीं थे कि जालिम थे तो इनके पैशंस नहीं थे। इनके क्या थे, जालिम थे तो इनके पैशंस नहीं थे। समंदर में सफर करने वाले थे तो इनके क्या थे, इनके कोई इमोशंस नहीं थे। दे वर कैपेबल ऑफ प्रोफाउंड इमोशंस। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि जालिम थे या समंदर में घूमने फिरने वाले थे तो इनके कोई इमोशंस नहीं थे। इनके पास इमोशंस थे, अपनी इमोशंस का इजहार करते थे। अपने जो उनके मतलब कि कोई अहम सा दिन होता था, कोई मिसाल के तौर पर इनका त्यौहार होता था, उस पर ये अपनी इमोशंस का इजहार करते थे। अपने इनके सॉन्ग्स होते थे, अपने इनके क्या होते थे, मुख्तलिफ किस्म के टेल्स होते थे, वो क्या करते थे, सुनाते थे। इनकी जो पोइट्री थी, पोइट्री कंटेन्स, इनके पोइट्री में ज्यादातर कौन कौन सी चीजें पाए जाते थे। सबसे पहले इनकी सी प्लंजिंग, समंदर का जो जिक्र था वो इनके उसमें क्या होता था, इनके पोइट्री में होता था। और दूसरा बोट्स का जिक्र इनके पोइट्री में होता था। ठीक है, और नेक्स्ट किस चीज का जिक्र होता था, बैटल्स, एडवेंचर्स, brave deeds, glory of warrior and the love of होम। तो इनकी पोइट्री भी होती थी। ठीक है, वो पोइट्री मतलब उनकी पोइट्री का सब्जेक्ट क्या होता था, किस चीज़ पर उनकी पोइट्री ज़्यादातर कंपोज्ड होती थी। मिसाल के तौर पर जब कोई पोइट्री होती है, कोई मतलब कि कोई पोएम होता है, तो उस पोएम का कोई ना कोई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कोई थीम होता है, कोई सेटिंग होता है। तो वो उनकी जो पोइट्री होती थी उसके थीम्स, उसके जो सेटिंग होता था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, उसमें सी प्लंजिंग होता था, बोट्स होते थे, बैटल्स होती थी, एडवेंचर्स और ब्रेव डीड्स, ग्लोरी ऑफ वॉरियर एंड अ लव ऑफ होम इन सब्जेक्ट्स पर उनकी क्या होती थी, उनकी पोइट्री जो थी वो कंपोज्ड होती थी। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लिटरेचर, इस पे बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लिटरेचर मीन्स their literature, the literature of Anglo-Saxon era। इसके उनका जो ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे बात कर लेते हैं। उनके ये लिटरेचर जो था उससे 5 पॉइंट्स जो कि मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं इनके लिटरेचर से, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है लव ऑफ फ्रीडम। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, लव ऑफ
फ्रीडम। उनके जो लिटरेचर था उसमें सबसे अहम पॉइंट, जो कि सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक उनके लिटरेचर का है, वो क्या था? वो लव ऑफ फ्रीडम था। मतलब कि वो लोग आज़ादी से क्या करते थे? आज़ादी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। नेक्स्ट जो था वो रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। मतलब ये था कि वो लोग नेचर पर भी सोचते थे। वो लोग क्या करते थे? वो नेचर पर भी सोचते थे और नेचर के लिए रिस्पांस करते थे। मतलब कि उनके जहन के अंदर एक नेचर के बारे में सोचना, गौर व फिक्र की भी उनके जहन में एक एक फैकल्टी मौजूद थी। एक उनके जहन के अंदर क्या थी? एक सोच करने की एक सलाहियत मौजूद थी। ठीक है। और दूसरी बात, थर्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कन्वेक्शन। रिलीजियस कन्वेक्शन। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि वो लोग जो थे वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि उस वक्त के जो उनका रिलीजन था उस पर भी वो अमल पैरा थे। मतलब उनका कोई ना कोई मजहब भी था, किसी मजहब पर भी वो क्या थे? वो अमल पैरा थे। नेक्स्ट नंबर 4, जो 4 पॉइंट था, बिलीव इन वाइड फैट। वो लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों का जो बिलीफ था वो किस्मत पर भी था, तकदीर पर भी उनका बिलीफ था। ये उनके लिटरेचर के क्या थे? उनके लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके लिटरेचर से ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जाहिर होते हैं। नंबर 5 जो था वो रेवरेंस टू वुमनहुड। ठीक है, रेवरेंस टू वुमनहुड। मतलब कि उस वक्त भी वो लोग क्या करते थे? ख़वातीन की इज्जत क्या करते थे? एहतराम क्या करते थे? क्या करते थे? एहतराम क्या करते थे? सो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर है, देयर आर ओनली 5 effective points. 5 points which may reflect from their literature is the first point is love of freedom, second responsiveness to nature, third strong religious conviction, fourth belief in weird fate, and fifth reverence to womanhood. So these were some of the characteristics which I have collected from the literature of Anglo-Saxon or Old English period. So these may reflect from their literature. Now we are going to talk on the major works of that era, that age. Major works of एंग्लो-सैक्सन पीरियड। इस पे बात कर लेते हैं कि उस वक्त मतलब उनके जो मेजर वर्क्स जो प्रोड्यूस हुए वो कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश हिस्ट्री पर था वो बीवुल्फ पर था। ठीक है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर नॉन नेटिव्स पर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो अर्लीस्ट पोएम था, जो अर्लीस्ट उनका मेजर वर्क था, वो क्या था? वो था बीवुल्फ। इस पे मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। ठीक है, बीवुल्फ जो था ये क्या था? ये इनका अर्लीस्ट एपिक हीरोइक पोएम था। ठीक है, सेकंड जो उनका पोएम था वो क्या था? वो था विडसिथ, सेकंड विडसिथ। एंड थर्ड जो था, थर्ड क्या था? डूअर्स lament, Duer's lament, and Seafarer,
सी फॉरर। ये क्या था, ये चार जो मतलब कि एंग्लो सेक्सन के मेजर वर्क्स जो हैं, मतलब वो कौन कौन से हैं, वो ये 4 हैं, ठीक है। ये पोएम्स हैं, बीवुल्फ है, वेट्सेथ है, डूअर्स लैमेंट है, सी फॉरर है। These 4 are the major works of एंग्लो-सैक्सन पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है, बीड, जो कि इनके जो मेजर जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उन पे हम क्या कर लेते हैं, पोइट्स हैं या मेजर राइटर जो बड़े ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं उन पे बात करते हैं, ग्रेट राइटर्स एंड पोइट्स। इस पे बात करते हैं ऑफ एंग्लो-सैक्सन पीरियड। ये जो मतलब कि पोएम्स ऊपर लेके गए, इसमें सबसे पहले जो बीवुल्फ है ये एनोनिमस है, इसके राइटर का कोई इल्म नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एनोनिमस है। इनके जो ग्रेट राइटर्स हैं, जो ग्रेट पोइट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। उस पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बीट का जिक्र आ जाता है। किसका जिक्र आ जाता है, बीट का जिक्र आ जाता है, जो कि कब से 637 से लेकर 735 तक ये क्या था, ये जिंदा रहा, ठीक है। ये बीट जो था, इसने इस एरा में, इस एज में एक बहुत ही अहम काम किया, ठीक है, बहुत ही अहम काम किया। क्या क्या, इसने एक हिस्ट्री लिखी, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये उसका सबसे पहला काम था, ठीक है, सबसे पहला और बहुत ही अहम काम था, जो कि क्या साबित हुआ, जो कि एक लैंडमार्क, एक बहुत ही मेजर वर्क के तौर पर ऑफ एंग्लो-सैक्सन का क्या हुआ, साबित हुआ। ये जो बीड है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। क्या कहा जाता है, बीड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इसको क्या कहा जाता है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। इसका ये क्या था, ये सबसे अहम, सबसे मेजर काम था। इसके बाद पोइट्स की तरफ आ जाते हैं। पोइट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 जो बड़े अजीम पोइट्स हैं, उनका जिक्र इस उसमें आ जाता है इस पीरियड में। सबसे पहले कौन है, कैडमन है। सेकंड जो है वो कौन है, वो साइनेवुल्फ है। साइनेवुल्फ, ये क्या है, ये इसका जिक्र जो है, इसका जिक्र हमारे मतलब कि ये जो एंग्लो-सैक्सन पीरियड है इसमें आ जाता है, ठीक है। और इस एज में प्रोज जो है वो भी शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोज भी इसी ही एज में शुरू हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोज। इस एज में क्या हो जाता है, प्रोज भी शुरू हो जाता है। पोइट्री के साथ साथ क्या हो जाता है, पोइट्री के साथ साथ प्रोज भी शुरू हो जाता है। जो प्रोज राइटर होता है, सबसे पहले किसकी बात आ जाती है, एल्फ्रेड की बात आ जाती है, ठीक है। एल्फ्रेड जो है ये कौन थे, ये किंग भी थे और साथ में कौन थे, साथ में प्रोज राइटर भी थे, जो कि 848 से लेकर 901 तक इसकी ज़िंदगी रही। इस दौरान उन्होंने क्या, उन्होंने प्रोज जो थी, प्रोज में क्रॉनिकल्स, जो कि मतलब कि क्या थी, क्रॉनिकल्स जो थी वो पहले से जारी थी, इन्होंने उस क्रॉनिकल्स को एनलार्ज किया। क्रॉनिकल्स जो थी उसको उन्होंने क्या किया, एनलार्ज किया और कंटिन्यू किया, शुरू किया, जो कि आने वाले 1-2 सदियों तक वो जो क्रॉनिकल्स थे वो जारी रहे, ठीक है, 2 सेंचुरीज तक वो जारी रहे। उसका एक बहुत ही बड़ा काम जो कि उन्होंने किया, वो क्या था, वो यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी थी। यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी
जियोग्राफी थी, जो कि क्या था, जो कि एल्फ्रेड का एक बहुत ही अहम काम था, विच वाज कंसीडर्ड अ लैंडमार्क ऑफ एंग्लो सैक्सन एरा। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम मतलब कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसकी एंड पर आ जाते हैं। देखिए हमने तकरीबन सारे पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ये बात की कि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है और इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पीरियड ये 450 से लेकर 1050 तक जारी रहता है। ये डेट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ पर एंड अप हो जाता है, ठीक है। फिर हमने इन लोगों पे बात की कि ये जो एंसेस्टर्स ऑफ द इंग्लिश, जो कि आजकल हमारे सामने एक कौम मौजूद है इंग्लिश, ये इंग्लिश कहाँ से आ गए, कौन थे। हमने ये पढ़ा कि ये जो लोग थे ये आमतौर पर ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे, ठीक है। कौन थे? ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे, जो कि नॉर्थ सी के किनारे पर बॉर्डर्स पर रहते थे। ये जो ट्राइब्स थे इसके अंदर 3 मेजर ट्राइब्स थे, जिसमें जूट्स, जिसमें एंगल्स एंड सैक्सन्स थे, ठीक है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 449 में ये जो जूट्स थे अंडर द कमांड, अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर चीफ हेंगिस्ट एंड होर्सा, दे कम एंड कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्रिटेन। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का जो कुछ हिस्सा था उसको उन्होंने कॉन्कर किया और वहां पर वो क्या हो गए, वो रहने लगे। फिर हमने इन लोगों के ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि ये लोग कौन थे। ये लोग जो थे, ये जो जूट्स थे, एंगल्स थे, ये लोग हार्डी वॉरियर्स थे, ठीक है। सख्त जंगजू थे, जंग जदल इनको अच्छा लगता था। ये लोग क्या करते थे, जंग जदल को दावत देते थे। फिर हमने उसके बारे में ये पढ़ा कि ये लोग सी रोवर्स थे, समंदर एक्सप्लोर करते थे, समंदर से अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते थे, समंदर में रहते थे। फिर हमने ये कहा कि ये लोग अगर जालिम थे, बर्बेरियन थे, लेकिन इन लोगों के क्या थे, एक बहुत ही इमोशंस भी थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग बिल्कुल क्रूअल थे, इनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं थे, इनके अंदर इमोशन पाए जा रहे थे, ये इमोशनल थे, ठीक है। इनके जो पोइट्री थी, उस पोइट्री के जो थीम्स होते थे, जो सब्जेक्ट्स होते थे, उसमें ज़्यादातर जिक्र किस चीज़ का आता था, बोट्स का जिक्र आता था, बैटल्स का जिक्र आता था, एक्सप्लोरेशन का जिक्र उसके अंदर आता था, उसके अंदर समंदर का जिक्र आता था। इसी तरह उनके जो ब्रेव डीड्स होते थे, मतलब कोई ऐसा काम अगर कोई ब्रेवरी दिखा देते थे उसका भी उसके अंदर जिक्र आता था, ठीक है। या उनके मतलब, तो ये सारी चीज़ें थी, इन पर उसका क्या था, इस पर उनका मतलब कि वो जो था पोइट्री उसकी डिपेंडेंट थी। फिर हमने उनके जो मतलब कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लिटरेचर, उस पर हमने बात की। देयर आर ओनली 5 पॉइंट्स विच मे बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर लिटरेचर विच आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लिटरेचर। उसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उन लोगों के अंदर जो है वो मतलब लव ऑफ फ्रीडम। सबसे पहली बात हमने ये की कि वो लोग जो हैं वो आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कन्वेक्शन, बिलीफ इन वेड फैट और रिस्पेक्ट और रेवरेंस फॉर वुमनहुड, इस पर हमने बात की। फिर उसके बाद जो है हमने इनके जो मेजर वर्क्स थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के, उस पर हमने बात की। उसमें हमारे सामने 4 पोएम्स गुजरी हैं। सबसे पहले बीवुल्फ है। बीवुल्फ पे मैंने डिटेल में बात की है, जो कि एनोनिमस है, विडसेथ है, डूअर्स लेमेंट है, सी फॉरर है। फिर उसके बाद इसके जो ग्रेट राइटर्स थे उस पे हमने बात की। बीड की बात आ जाती है। बीड जो कि एक सिंगल पर्सन है एंग्लो सैक्सन पीरियड में, जो कि 637 से लेकर 735 तक इसने एक बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत ही मेजर काम किया है। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है ये किसने लिखा है, ये इंग्लिश पीपल, ये किसने लिखा है, ये बीड ने लिखा है। इंग्लिश पीपल किसने लिखा है, ये बीड ने लिखा है, जो कि एक लैंडमार्क है। क्या है, लैंडमार्क है इन द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। फिर उसके बाद बीड जो है, बीड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। फिर उसके बाद हमने जो मेजर पोइट्स हैं, जो बड़े बड़े पोइट्स हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के, उस पर हमने बात की। कैडमन का जिक्र हमारे सामने आ जाता है, साइनी वुल्फ का जिक्र हमारे पास आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोज।
मतलब एंग्लो सैक्सन के पीरियड से ही किस चीज़ की शुरुआत हो जाते हैं, इस प्रोस की भी शुरुआत हो जाते हैं, जिसमें एल्फ्रेड का नाम जो है ये किंग भी था। एल्फ्रेड का नाम आ जाता है जो कि 848 से लेकर 901 तक है। इसने क्या क्या क्रॉनिकल्स थे जो कि पहले से जारी थे, इसने उनको कंटिन्यू भी किया और उन क्रॉनिकल्स जो थे उसको उन्होंने एनलार्ज किया, और वो क्रॉनिकल्स जो थे वो कमिंग 2 सेंचुरीज तक जारी रहे। मतलब जो कमिंग 2 सेंचुरीज तक थे वहाँ तक वो जारी रहे। उसने भी, ये जो एल्फ्रेड थे, इसने भी एक बहुत ही बड़ा काम किया। वो क्या था, वो यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो थी वो उन्होंने लिख डाली, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो कि इंग्लिश लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन में साबित होता है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस age, this era with these points, and I think we have understood a little bit about this age. Your questions will be answered, your comments will be welcomed. You can watch this lecture on my YouTube channel, English grammar for non-natives. It is very humble request to please subscribe and like it as well. Thanks a lot.